नमस्कार। अंग्रेजों के जमाने में अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा था, घूस लेता पकड़ा गया तो घूस देकर छूट जा। यानी करप्शन जो है आज की चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। लेकिन करप्शन की जो ये वॉशिंग मशीन आई है ये बिल्कुल नहीं है। इसके पहले करप्शन की कोई ऐसी वॉशिंग मशीन नहीं थी। अकबर इलाहाबादी साहब कह रहे थे कि घूस लेते पकड़ा गया, अगर घूस लेते हुए पकड़े गए तो घूस देकर छूट जाओ, जिसने पकड़ा उसको घूस दो और छूट जाओ। लेकिन अब तो अगर आप घूस लेते हुए पकड़े गए तो घूस देकर छूटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना है, आपके छूटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हालांकि इतने एग्जाम्पल हैं कि बड़ा छोटा क्या, लेकिन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के अखबारों में है, कल चल रहा था लगातार सोशल मीडिया पर, कि छगन भुजबल साहब जो महाराष्ट्र में ओबीसी पॉलिटिक्स के एक बड़े नेता हैं, कोई ऐसी पार्टी बची नहीं है जिसमें वो रहे हैं। तो जब मैं करप्शन की बात कर रहा हूं तो ये सारी पार्टियां जिसमें वो रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं उसके लिए दोषी हैं। वो कांग्रेस में भी रहे, शिवसेना में थे सबसे पहले, उसके बाद एनसीपी में चले गए, एनसीपी के बाद जब एनसीपी दो हिस्से में बटी और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके खिचड़ी सरकार बनी तो वो उसमें भी शामिल हो गए। यानी जहां जहां सत्ता होती है वहां वहां छगन भुजबल साहब होते हैं। अब करप्शन तो आप तभी कर सकते हैं ना जब आप सत्ता में होंगे। लेकिन बड़ी खबर यह नहीं है, ये तो आप लोग जानते हैं। खबर यह है कि ईडी जो आजकल किसी के भी घर पहुंच जाती है, कभी भी पहुंच जाती है, जो केस तो बहुत सारे करती है लेकिन कन्विक्शन रेट जिसका बहुत कम है, खास तौर पर जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां तो ईडी आपको दिखाई देती ही है। ये सब इतना कुछ हो गया है कि अब कहा जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे मजबूत गठबंधन किसी के साथ है तो वो ईडी के साथ है। ईडी ने अपने केस से छगन भुजबल को मुक्त कर दिया और कहा कि कागज नहीं दिखाएंगे, सॉरी, ये कागज नहीं दिखाएंगे तो दूसरी जगहों पे बात होती है। उन्होंने कहा कि जो याचिका उन्होंने जारी की थी, याचिका दायर की थी कोर्ट में, वो याचिका ही नहीं मिल रही है। जो शिकायत की थी वो शिकायत ही नहीं मिल रही है। ईडी ने शिकायत की और अब वो मिल ही नहीं रही है। मतलब ईडी का दफ्तर है कि खोया पाया डिपार्टमेंट, कि आपने जो याचिका दायर की थी वही नहीं मिल रही है। और जब याचिका दायर की हुई नहीं मिल रही है तो फिर छगन भुजबल साहब के बल्ले बल्ले हो गए। तो ईडी जो हर जगह पहुंच जाती है, वहां भी पहुंच जाती है जहां कुछ नहीं मिलता, जिसके केस के चलते जाने कितने लोग जेल में हैं, भले कन्विक्शन हो या ना हो। जो छत्तीसगढ़ में आरोप लगा रही थी कि एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया गया जो यह कह रहा था कि भूपेश बघेल को वो कैश पहुंचाने जा रहा था। बाद में वो आदमी मुकर गया कि उसने तो कभी किसी को कैश पहुंचाया ही नहीं। लेकिन चुनाव में जो होना था वो हो गया, आरोप लग गया। अब उससे किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, यह बताने की जरूरत मुझे नहीं है। तो ईडी, जिसका एक अधिकारी राजस्थान में घूस लेता हुआ पकड़ा गया था, दूसरा अधिकारी भी घूस लेता हुआ एक जगह पकड़ा गया था, वो ईडी अब कह रही है कि जो याचिका उसने लगाई थी, जो शिकायत की थी उसने छगन भुजबल के संबंध में, वो गायब हो गई है। अब आप सोच सकते हैं कि याचिकाएं गायब कब होती हैं। अब टेक्निकल मिस्टेक तो होती रहती है, लेकिन छगन भुजबल जैसे पॉलिटिशियन के लिए लगाई गई याचिका का गायब हो जाना कम से कम मुझे तो सामान्य नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, आप देख लीजिए। और वैसे बहुत मजेदार बात यह है कि छगन और उनके जो भतीजे हैं समीर, इनके केस में तो याचिका गायब हो गई है, इसलिए वो तो बरी हो गए लगभग। लेकिन छगन भुजबल के जो बेटे हैं उनकी याचिका मिल गई है। 3 लोगों के ऊपर आरोप लगे, छगन भुजबल पे, उनके भतीजे पे और उनके बेटे पे, एक ही परिवार के। तो छगन साहब और उनके भतीजे की याचिका गायब हो गई, लेकिन बेटे की अभी मिली हुई है। बेटा अभी क्लियर नहीं हुए हैं, क्योंकि सरकार बहादुर जानते हैं कि पूरी तरह से अगर बरी कर दिया तो ये जो प्रवासी पक्षी है, जो कभी भी बदल लेता है अपनी पार्टी, वो कल को हमारी पार्टी भी बदल सकता है। तो एक को उलझा के रखा गया है कि बेटा अगर गड़बड़ किए तो सीधे बेटा जाएगा तुम्हारा अंदर। वैसे आपको मैं बता दूं कि छगन भुजबल जो है इस मामले में मार्च 2016 में बाकायदा गिरफ्तार हुए थे और एक आध दिन नहीं, पूरे 2 साल जेल में रहे थे और मई 2018 में जाके उनको जमानत मिल पाई थी। तो इतना सिंपल केस नहीं है। अगर इतना सिंपल केस होता तो 2 साल जेल में नहीं गुजारना पड़ता। तो ईडी के इस मामले में 2 साल वो जेल में रह गए।
2 साल बाद उनको जमानत मिली। उसके बाद सब बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। एनसी जो है, नेशनलिस्ट कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार के नेतृत्व में ढेर सारे लोग अलग हो गए, उससे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। उधर शिवसेना से कुछ लोग टूट के आए थे, और वो क्या कहते हैं कहावत, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। महाराष्ट्र के शासन के लिए जो बीजेपी बेहद परेशान थी, उसको वो महाराष्ट्र का शासन मिल गया। उद्धव ठाकरे साहब को बाहर जाना पड़ा सत्ता से, और इस प्रोसेस में केवल छगन भुजबल अकेले नहीं है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा पब्लिक मीटिंग में आरोप लगाया था कि यह करप्ट लोगों की पार्टी है, इसमें सारे करप्ट लोग हैं। अजित पवार के ऊपर भी तमाम सारे आरोप हैं, और भी लोग जो उस पार्टी में हैं उस पर ढेर सारे आरोप हैं। बल्कि महाराष्ट्र के हमारे एक मित्र कहते हैं कि एनसी में जिसके जिसके ऊपर करप्शन का आरोप था, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चले गए, और चले गए तो फिर क्या, वॉशिंग मशीन में जितने कपड़े गए सब धुल के निकल आए। और छगन भुजबल साहब तो पुराने खिलाड़ी हैं, यह पहला आरोप नहीं है उनके ऊपर करप्शन का। मुंबई यूनिवर्सिटी को लेकर एक करप्शन केस उनके ऊपर चल रहा है। महाराष्ट्र सदन जो दिल्ली में बना है, उसके निर्माण में करप्शन हुआ है, उस समय वो मंत्री थे, ये आरोप है उनके ऊपर। अंधेरी में एक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बना उनके मिनिस्टर रहते, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप है। स्टेट गेस्ट हाउस बना मालाबार हिल में, उसमें करप्शन का आरोप है। तो जहां जहां पांव पड़े संतन के तह तह बंटा धार, छगन भुजबल साहब जहां जहां रहे हैं वहां वहां उन्होंने जम के करप्शन किया है, ऐसे आरोप लगे हैं। सिद्ध तो तभी होंगे जब याचिका या इस तरह के पेपर मिल जाएंगे। ऐसे ही पेपर गायब होते रहेंगे तो वॉशिंग मशीन से बाहर निकले धुले धुलाए आपको दिखाई देंगे, कोई आरोप उनके ऊपर कभी सिद्ध नहीं होगा। असल में छगन भुजबल, मैंने आपको बताया कि ओबीसी पॉलिटिक्स के एक बड़े खिलाड़ी हैं महाराष्ट्र के। शिवसेना से अपनी राजनीति इन्होंने शुरू की थी बाला साहेब के साथ। अभी जो मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा था, उसके जो नेता हैं मनोज जरांगे, उन्होंने लातूर में एक मीटिंग में बाकायदा आरोप लगाया कि छगन भुजबल पिछड़ों को और मराठों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओबीसी पॉलिटिक्स में उनका बड़ा हाथ है। यहां ओबीसी जनगणना की बात चल रही है, मोदी जी ने कह दिया कि सिर्फ 4 ही जातियां होती हैं, जाति ही नहीं होती है। चुनाव के रिजल्ट आए तो जातियों के हिसाब से मुख्यमंत्री बना दिए गए। राजस्थान में ब्राह्मण को बना दिया गया, मध्य प्रदेश में यादव यानी ओबीसी को बनाया गया, और छत्तीसगढ़ में आदिवासी को बनाया गया। तो इस वाली राजनीति से जातिगत जनगणना के सारे मामले को ढकने की कोशिश हो रही है। तो महाराष्ट्र का जो ओबीसी लीडर है छगन भुजबल, उसको खुश रखना जरूरी है, क्योंकि अगले चुनाव में ओबीसी वोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो छगन भुजबल साहब की याचिका गायब हो गई। कह दिया ईडी ने, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम छगन भुजबल को बचाएंगे और कागज नहीं दिखाएंगे। और अकेले छगन भुजबल तो है नहीं, आप अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जो आया सब क्लीन हो गए। नाम याद कर लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा, बाकायदा करप्शन के आरोप उनके ऊपर लगे, उनकी पत्नी के ऊपर लगे। आसाम जाके गृह मंत्री जी उनको करप्ट कहे आए, सारा कुछ होता रहा। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा अचानक भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उत्तर पूर्व के सबसे बड़े नेता बन गए, असम के मुख्यमंत्री बन गए, और जहर बोने में कंपटीशन करने लगे। उनके जितना जहर तो आज मुझे लगता है कोई और मुख्यमंत्री बोता ही नहीं है। जहां चुनाव होता है उनको जहर बोने के लिए भेजा जाता है। तेलंगाना में भी गए थे, चली नहीं बात उनकी, लेकिन जहर तो पर्याप्त बोया उन्होंने। और अब हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर सारी जांचें बंद पड़ी हुई हैं, ना ईडी जांच कर रही है, ना सीबीआई जांच कर रही है, ना ही इनकम टैक्स या कोई और डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। हार्दिक पटेल आपको याद होंगे, हार्दिक पटेल एक जमाने में कांग्रेस के बड़े युवा तुर्क थे। उनके ऊपर ऐसे केस लादे गए कि चुनाव लड़ने पर ही उनके रोक लग गई कि वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। हार्दिक पटेल बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते थे, लेकिन फाइनली भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया उन्होंने पिछले चुनाव से पहले। और जो ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, सारे आरोप वापस हो गए, सारी याचिकाएं वापस हो गई, आराम से विधायक का चुनाव लड़ लिया, सारी आग खत्म हो गई, और अब चुपचाप विधायक बन के बैठे हुए हैं, उनका कोई बयान नहीं आता। बंगाल आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार है, ममता दीदी की सरकार है, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी दीदी वो दीदी करके आए, लेकिन उसके बावजूद वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सफलता मिली बंगाल में, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। वहां क्या हुआ था, मुकुल राय, शुवेंदु अधिकारी,
ऐसे ऐसे लोग जिनके ऊपर करप्शन के आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाए थे, किसी और ने नहीं लगाया था, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आकर मिस्टर क्लीन बन गए। जैसे मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी ना, बंदा कभी दिखता था कभी गायब हो जाता था, तो जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे उनका करप्शन दिखता था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आया उनका करप्शन मिस्टर इंडिया हो गया। मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूं, ये कोई नई चीज नहीं है। सुखराम नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, गूगल पे सर्च करेंगे सुखराम हिमाचल प्रदेश तो आपको बहुत डिटेल मिलेगी। हम लोग उस जमाने में बच्चे थे। सुखराम के यहां बाकायदा रेड पड़ा। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सुखराम, उनके ऊपर बाकायदा रेड पड़ी। और जब रेड पड़ी तो गद्दों के अंदर पैसे निकले, गद्दों में नोट भरे हुए थे। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उसने खूब हल्ला मचाया, मचाना भी चाहिए था, और सुखराम को पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद सुखराम ने हिमाचल विकास पार्टी बना ली, क्योंकि कांग्रेस से तो निकाल दिया गया था। और जब उन्होंने हिमाचल विकास पार्टी बना ली तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया। यानी जो सुखराम जब कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ नारे लगा रही थी, संसद में एकदम संसद रुकवा दिया था। वही सुखराम जब कांग्रेस ने निकाल दिया उनको पार्टी से तो मिस्टर क्लीन हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन कर लिया। येदियुरप्पा, आप जानते हैं उनके ऊपर करप्शन के कैसे कैसे आरोप हैं। बड़ा तमाशा हुआ, बड़ा हल्ला हुआ। फाइनली बीजेपी ने क्या किया, कर्नाटक चुनाव के पहले तो जो कुछ किया वो किया, कर्नाटक चुनाव के बाद येदियुरप्पा के जो बेटे हैं उन्हीं को कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सारा करप्शन माफ। कितने नाम आपको गिनाऊं, एक अलग सा नाम गिना देता हूं, शहला राशिद। शहला राशिद जेएनयू की फायर ब्रांड लीडर थी। उमर खालिद और कन्हैया कुमार के साथ उनकी फोटो आती थी, नारा लगाते हुए, मुट्ठी बांधे हुए, दुनिया भर का। आयशा में थी वो, कश्मीरी हैं, और बहुत सारी बातें करती थी। जाने क्या हुआ कि अब शहला राशिद जो हैं वो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री महोदय के दिन रात गुण गाती रहती हैं, दिन रात गुण गाती रहती हैं। ऐसी भाषा में गुण गाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी शर्मा जाए। और बदले में सुना है कि उनको नौकरी वोकरी मिल गई है, और क्या क्या हुआ है जाने दीजिए। तो ये जो वॉशिंग मशीन है ये किसी एक आदमी तक महदूद नहीं है। ऐसी लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। नारायण राणे आपको याद होंगे, आपको यशवंत जाधव और यामिनी जाधव पति पत्नी जो हैं वो याद होंगे, और कितने कितने नाम आपको याद होंगे। थोड़ा सा मैं इशारा बस कर देता हूं कि सिंधिया जी भी जब तक कांग्रेस में थे उनकी तमाम प्रॉपर्टी को लेके जांच वगैरह की बात चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सारी जांचें बंद हो गई। तो हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो शुचिता की बात करती है, जो चरित्र की बात करती है, चाल चेहरा चरित्र, उसकी स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाती है, मोहन यादव जी को, जिनके और जिनकी पत्नी के ऊपर उज्जैन में जो सिंहस्थ मेला लगता है उस मेले से अपनी जमीन को भ्रष्टाचार पूर्वक बचा लेने के आरोप हैं, जिनके शिक्षा मंत्री रहते पटवारी भर्ती घोटाला हुआ था। और ऐसा किस्सा कोई एक नहीं है, ऐसे किस्से बहुत गिनवाए जा सकते हैं। आप एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर जो केस हैं उनको क्लोज करवा देते हैं, और अपने लोगों के ऊपर जो केस हैं उनको भी क्लोज करवा देते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, न चलेगा मुकदमा, न होगी सजा, न पकड़ी जाएगी गलती, याचिका ही गायब हो जाएगी, जांच ही बंद हो जाएगी। कोई करप्ट आदमी तभी तो साबित होगा ना जब उसके ऊपर जांच होगी। तो विपक्ष का बंदा हो, डीके शिव कुमार हो तो उसके पीछे पड़ जाओ, अशोक गहलोत हो उनके पीछे पड़ जाओ, भूपेश बघेल हो उनके पीछे पड़ जाओ। अभी शोर मचा हुआ है, कांग्रेस के एक साहू जी हैं राज्यसभा के, जिनके ऊपर 300-325 करोड़ रुपए जिनके घर से पाए गए हैं, बताया जा रहा है शराब के पुराने व्यापारी हैं। अब वो पैसे करप्शन के हैं या ईमानदारी के कोई नहीं जानता अभी तक, क्योंकि ईडी ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। और मैं तो हमेशा पूछता हूं कि कांग्रेस या किसी पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि ऐसे धन्ना सेठों को राज्यसभा में लाया जाता है जिनका राज्यसभा में योगदान शून्य होता है। लेकिन सबसे बड़ा रुपया, सबको पैसे की जरूरत होती है। अब मान लीजिए यही साहू जी कल बीजेपी में चले जाएं तो राज्यसभा का पद भी मिल जाएगा और मिस्टर क्लीन भी हो जाएंगे। 350 करोड़ क्या 3,500 करोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह देखा गया है, यूपी चुनाव से पहले एक इत्र के व्यापारी थे, परफ्यूम के व्यापारी थे, उनके यहां करोड़ों मिला था, कहां गया किसी को नहीं पता है।
नोटबंदी के पहले एक साहब के यहां करोड़ों मिला था, कहां गया किसी को नहीं पता है। कितनी जगहों पे करोड़ों मिलते हैं और जो लेके भाग गए उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, माल्या साहब हो। ये जो माल्या साहब हैं, ये 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, एक बार जेडीयू के समर्थन से, कांग्रेस का भी शायद समर्थन था। तो करप्शन इस देश में तभी करप्शन है जब भारतीय जनता पार्टी से बाहर का आदमी करे। अगर भीतर का आदमी करे या फिर करके आदमी भीतर आ जाए तो ये वॉशिंग मशीन सबको धुल देती है। और छगन भुजबल का केस तो यही बता रहा है कि ये जो विधायकों का दिल बदल जाता है, जो अचानक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने लगते हैं, उसमें ये दिल कम बदलना होता है, डर ज्यादा होता है। ये सुविधा की बात ज्यादा होती है कि वे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाते ही वॉशिंग पाउडर पड़ा, वॉशिंग मशीन चली और सारे के सारे आरोप गायब। ईडी जैसी संस्था भी कह देगी कि याचिका गायब हो गई है। मतलब जांच वांच की बात ही छोड़ दीजिए, जांच करके कोई निर्दोष पाया जाए तो बात दूसरी है, जितने आरोप लगते हैं सब सही नहीं होते हैं। लेकिन यहां तो जांच ही नहीं होनी है क्योंकि याचिका ही गायब हो गई है। तो चाल, चेहरा, चरित्र की बात करने वाली पार्टी की यह है चाल, यह है चेहरा, यह है चरित्र। जहां करप्शन के एक आरोपी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जहां दूसरी पार्टी के करप्ट लोग आके बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और इन सब के बावजूद हमारा जो गोदी मीडिया है वो हमेशा खामोश रहता है। वो एक बार भी ये सवाल नहीं पूछेगा कि भैया अगर ईडी की याचिका गायब हो गई है तो फिर उस ऑफिसर को लोकेट किया जाना चाहिए जिसकी वजह से ये याचिका गायब हुई, जिसकी फाइल में ये याचिका होनी चाहिए थी, और उससे सवाल पूछा जाना चाहिए कि इतनी महत्वपूर्ण याचिका कैसे गायब हुई। याचिका गायब करके किसी को क्लीन साबित कर देना, यह तो बेसिकली भ्रष्टाचार पे पर्दा डालना है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा गोदी मीडिया तो जब उठेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा कि सर आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। तो मजे लेते रहिए गोदी मीडिया के, मजे लेते रहिए वॉशिंग मशीन के, देखते रहिए। अगर आपका दिमाग अभी तक खुला हुआ है, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी अभी तक बची हुई है, अगर अभी तक आप खुद को किसी का भक्त नहीं बनाया है आपने और आप एक नागरिक समझते हैं, तो इन चीजों को देखिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। देखिए कि आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। हमें जो सही गलत लगता है हम लगातार कहते रहेंगे। जैसा मैं कहता हूं, कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर कहते रहेंगे। आपसे बस ये उम्मीद होती है कि आप हमारे साथ खड़े हों। अगर आपको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, हक बात कर रहे हैं, ज़रूरी बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ खड़े हों। बहुत नॉर्मल सी चीज़ जो होती है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल, वीडियोस को दूर तक पहुंचाएं, हमारा पिन कमेंट देखें और पिन कमेंट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं आप किसी भी तरह से हमारा सहयोग कर सकते हैं तो ज़रूर सहयोग करें। न करना चाहें तो भी आप हमारे उतने ही अपने हैं जितने बाकी लोग। बहुत शुक्रिया।